एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 के बारे में। ये तमाम चीज़ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेपर जो हो कितना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, मतलब कब पेपर होता है, एडमिट कार्ड कितने तारीख को आता है, वो सब सारा बात देखेंगे। पेपर का मोड, पेपर होता कैसे है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो पेपर आता है उसका मीडियम क्या होता है, इसके बाद ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, पेपर कितने देर तक होता है और उसका जो टाइमिंग है वो क्या होता है, पेपर का पैटर्न, पेपर आता कैसा है, मार्किंग स्कीम जो नंबर होता है उसमें वो कैसे मिलता है, उसमें फॉर्म फीस, फॉर्म का जो फीस है वो कितना लगता है, दो लोगों का नंबर अगर सेम आ जाता है तो वैसे केसेस में क्या किया जाता है, एज लिमिट के बारे में देखेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी डेटा है वो सारा का सारा जो है ऑफिशियल डेटा है और उसी के बेसिस पर हम लोग जो यहाँ पर सारा बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक जो है बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है पेपर कितने होते हैं और कब कब होता है। तो पेपर जो है वो हर साल दो पेपर होता है। एक पेपर जो है वो जनवरी में होता है और एक पेपर आपका अप्रैल में होता है। तो ये आपका बात हो गया पेपर कितना होता है। तो पेपर दो होता है और कब कब होता है, तो एक होता है जनवरी में और एक होता है अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए जनवरी वाला का डेट यहाँ पर लिखा है, ये आपका जो है अप्रैल वाला का डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि कौन सा डेट जो है पर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो है सबसे पहला जो है जनवरी वाले की बात करते हैं अगर हम लोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है ये जो है ये पिछले साल का जो डेटा है उसके बेसिस पर है। तो हर साल लगभग लगभग वैसे ही होता है। तो पिछले साल का डेटा है उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर के आसपास जब का फॉर्म जो है अप्लाई करने का आ गया था। ठीक है, इसके बाद जो है ये 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई करने का जो है डेट था और वो कब तक, तो 9 PM तक जो है आप अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद जो फीस पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन वाला जो पार्ट है वो भी 30 नवंबर को, लेकिन उसमें जो है टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है, 11:50 रात तक आप जो है जमा कर सकते हैं फीस। ठीक है, इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो मतलब कि क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जब एग्जाम का डेट आने वाला होता है, नहीं मतलब एग्जाम का डेट जो है एग्जाम होने वाला होता है, तो एडमिट कार्ड आने से पहले आपको जो है सिटी बता दिया जाता है एग्जाम से पहले। ठीक है, देखिए बोले बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के सेकेंड वीक तक जो है आपको बता दिएगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस सिटी में होने वाला है। आपको सेंटर नहीं बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस सिटी में होने वाला है। जो आप सिटी चूज करेंगे उसमें आपको बता दिएगा कि किस सिटी में आपको जो है वो पेपर होने वाला है। वो कब बताइएगा, तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी बता दिएगा आपको। ठीक है, इसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आता है, तो 3 days बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम। तो जो भी एग्जाम का असली वाला जो डेट होगा उससे 3 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आपका आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर पिछले साल की बात की जाए तो जो है 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है पेपर जो है चला था। ठीक है, तो जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो सोचेगा कि इतना दिन तक पेपर कैसे लें, तो इतना दिन तक पेपर चलता है। ठीक है, क्योंकि जो एक दिन में सारा पेपर लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है ये तमाम डेज जो है वो पेपर चलता है। तो 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है पेपर चला था पिछले साल। तो हो सकता है कि इस साल भी क्या हो, मतलब कि 2025 में भी जो है यही नियम फॉलो हो। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट एंड आंसर की। ठीक है, तो जो आंसर की जो है आता है आपका टू बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट, एनटीए के वेबसाइट पर जो है आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जो कितने तारीख को आएगा, लेकिन जो पेपर के एग्जाम के बाद जो कुछ दिन बाद मैंने आ जाता है आपका जो आंसर की, जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपका आंसर किया जाएगा, आप मिला सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो 12 फरवरी को, मतलब कि इस बार जो है मैंने आया था। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी वाला। ठीक है, ये आपका जो है अप्रैल वाला हो गया। अप्रैल वाला देखिए 2 फरवरी के आसपास जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसी तरह 2 मार्च तक ये चला था आपका। और ट्रांजेक्शन वाला वही 9 बजे जो यहाँ पर था, इसमें था रात तक 9 बजे तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट था और फीस जमा करने का जो डेट था वो उतना ही डेट था, लेकिन टाइमिंग थोड़ा था, यहाँ था 11:50 रात तक था। ठीक है, इसके बाद सिटी वाला वही 3rd वीक ऑफ मार्च, मार्च के तीसरे वीक में एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जो आपको मिल जाएगा। और डेट ऑफ एग्जाम देखिए कब कब हुआ था पहले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। यहाँ पर देख लीजिए कब कब एग्जाम होता है, तुझे 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक एग्जाम हुआ था नहीं जनवरी वाले में। तो लगभग लगभग जो है इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अप्रैल वाला कब हुआ था, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हुआ था। वही बात फिर से कि जो आंसर की आपका वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो मतलब कि इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया कि कब आएगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम के कुछ दिन बाद जो तुरंत ही आ जाता है। इसका रिजल्ट जो है 25 अप्रैल को आपको जो है रिजल्ट इस बार आ गया था। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब जो है आपका जो है फॉर्म अप्लाई होता है, कब जो एडमिट कार्ड आता है और कब जो है आपका पेपर होता है। ठीक है, ये सब सारी बातें हुई डेट वाला बात। इसके अनुसार आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पेपर का मोड, मतलब पेपर कैसे होता है। तो पेपर जो है वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। पेपर इसका ऑफलाइन नहीं होता है, जेईई मेंस का पेपर ऑफलाइन नहीं होता है। पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। यहाँ पर लिखा है ना 2024 बीइंग कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मोड। पेपर 1 जो है, तो पेपर 1 ही जो है जेईई मेंस का जो पेपर होता है, बीटेक वाला जो पेपर होता है वो ये होता है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। ठीक है, तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आता है उसका लैंग्वेज क्या होता है एक तरीके से। तो लैंग्वेज है आपका इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो है आपका जो ये रीजनल लैंग्वेज है कुछ असमीज, बंगालीज, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इस फॉर्म में भी जो है आपका पेपर आता है, लेकिन हम लोग के लिए कौन सी जरूरी है, इंग्लिश और हिंदी, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी मैंने आता है। ठीक है, तो ये जो रीजनल लैंग्वेज दिया है इसी में केवल आता है, सभी में नहीं आता है। ठीक है, ये मीडियम ऑफ पेपर हो गया आपका। इसके बाद ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ पेपर, पेपर कितने देर तक होता है और कब कब होता है। देखिए हर दिन जो जब भी पेपर रहेगा, हर दिन में 2 शिफ्ट होता है पेपर का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और फर्स्ट शिफ्ट जो होता है आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है मॉर्निंग में। ठीक है, इसके बाद शाम को होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। 3 घंटे का पेपर आपका होता है। ठीक है, ये 2 शिफ्ट में चलता है आपका। इसके बाद पेपर पैटर्न, पेपर आता कैसे है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसको मैं दिखा दूंगा आपको पेपर कैसे आता है जेईई मेंस का। तो जेईई मेंस के पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सभी सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन जो है वो आपका 2 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में आपका जो है 10 क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जो यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए, इसे 20-20 क्वेश्चन लिखा है। और सेक्शन बी जो लिखा है 10-10 क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब क्या है, सेक्शन ए जो है आपका, इसमें लिखा नहीं है, सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यू होता है। क्या होता है, एमसीक्यू होता है, आगे बताया डिटेल में। और सेक्शन बी में आपका इंटीरियर टाइप होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है आपका मतलब कि 4-4 नंबर का होता है। तो अगर इस तरह जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, 12, तो 120 होना चाहिए, लेकिन 100 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जो है 100 जो ये 10 क्वेश्चन आता है इंटीरियर टाइप वाले में, सेक्शन बी वाले में, इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यहाँ पर लिखा होगा, ये सारा बात यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, मैं बता दिया, क्या बता दिया कि पेपर कैसे आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट का पेपर आता है। उसमें 30-30 क्वेश्चन रखते हैं हर सब्जेक्ट में, टोटल हो गया 90 क्वेश्चन। लेकिन हर सब्जेक्ट जो 30 क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में होता है 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होता है 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसको सब क्वेश्चन करना होता है आपको। सेक्शन बी में इंटीरियर टाइप होता है, मतलब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, उसको राउंडिंग करके जो अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंडिंग करके वैल्यू भरना होता है। और जो 10 क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन नहीं करना होता है, उसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर का पैटर्न हो गया। इसके बाद मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं कि जिसमें नंबर कैसे मिलता है। तो देखिए एमसीक्यू के लिए रूल क्या है आपका कि अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, अगर आप इनकरेक्ट करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, 0 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपका इंटीरियर टाइप वाला में सही करेंगे तो 4 नंबर, गलत करेंगे तो -1 नंबर, और आप आंसर नहीं करेंगे तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया मार्किंग स्कीम का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म फीस। फॉर्म का जो है फीस कितना लगता है, तो ये आप फीस देख लीजिए। तो हम लोग जो है बीटेक वाले हैं, तो बीटेक के लिए फीस कितना हो गया आपका, ये बीटेक हो गया आपका। इसके बाद आप कैटेगरी देख लीजिए, जनरल में आते हैं कि जनरल ईडब्ल्यू आता है, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी, यहाँ पर जो मेल है कि फीमेल है, सारा फीस लेगा। ये वाला आपका फीस है, ठीक है ना, ये जो इंडिया के लोग हैं उसके लिए है, ठीक है ना, ये फॉरेन के लोगों के लिए, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए नहीं है। ये जो है इंडिया का फीस है। नहीं, जनरल कैटेगरी है, मेल है तो 1000, फीमेल है तो आपका 800। जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी है तो मेल है तो 900 और फीमेल है तो 800। एससी एसटी का वही 500 रुपया है। ठीक है, तो ये आपका होगा कि फीस कितना लगता है, तो मान लीजिए लगभग 1000 रुपये के आसपास फीस लगता है आपका। ठीक है, यह अब हो गया हम लोग का कि अगर 2 लोगों का मार्क्स जो है सेम आ जाए तब क्या होता है। ये जो है मैंने कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि जो अगर नंबर जब सेम आ जाता है तब इस केस में क्या होता है। मानिए एक स्टूडेंट का 150 नंबर आ गया, एक और स्टूडेंट उसका भी 150 नंबर आ गया, तो इस केस में किसको ज्यादा रैंक दिया जाएगा। ऐसा देखिए ना, अपनों को जो है सेम नंबर आता है तो किसी का रैंक सेम नहीं आता है। ठीक है, अब देखिएगा किसी का भी रैंक क्या होगा, सेम नहीं आएगा,
तो ये तमाम जो है क्राइटेरिया है जिसके अनुसार जो है वो रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। एनटीए स्कोर इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले क्या दिखाया जाता है आपका कि किसका जो अगर नंबर सेम आया तब, देखिए अब ये नहीं है कि जो किसी का जो है ज्यादा नंबर है किसी का कम नंबर है तो वहां पर कंपेरिजन नहीं होगा, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका ज्यादा रैंक आएगा ही आएगा, उसका मैथ में भले ही कितना नंबर कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये टाई करना है, नंबर जब जो है आपका सेम मतलब कि हो जाएगा तब जाके ये वाला मैंने रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये अटेम्प्ट पर डिपेंड करता है कौन सा अटेम्प्ट था, तमाम चीजें होता है नहीं, तो किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट के किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में कि जो स्टूडेंट का सेम नंबर आएगा उसके लिए रूल है। अब ये नहीं कि जो किसी अटेम्प्ट का जो है किसी का 150 नंबर आया है किसी का 160 नंबर आया है तो 160 ज्यादा ज्यादा मैंने रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर शिफ्ट चेंज होगा तो पेपर का टफनेस लेवल चेंज हो जाता है, तो उसलिए वहां पर चेंज हो सकता है। तो ये जो रूल है वो किसके लिए रूल है, सेम शिफ्ट में मतलब जो एकदम सेम साथ में जो स्टूडेंट पेपर दिए हैं एकदम वहां पर अगर सेम नंबर आ रहा है, सेम पेपर अगर होगा उन लोग का, अगर सेम नंबर आ रहा है तब जाके रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, नहीं तो जो अलग अलग पेपर का अलग अलग मैंने उसका नॉर्मलाइज करने का कंडीशन होता है वो अलग तरीका है। ठीक है, तो सेम पेपर में अगर जो है सेम पेपर स्टूडेंट दिए हैं वहां पर अगर नंबर सेम आता है तब जाके क्राइटेरिया है। एक एक करके देखना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैथ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ में किसका ज्यादा नंबर आया है। क्यों मैथ देखा जाता है, क्योंकि जो है मैथ ही जनरली क्या होता है सबसे टफ होता है, और ऐसा पेपर मैंने आता भी है कि मैथ जनरली टफ होता है। तो सबसे पहले क्या देखा है, मैथ का नंबर देखा है, जिसका जो है अगर नंबर टाई कर गया, जिसका मैथ में सबसे ज्यादा नंबर होगा उसको जो है रैंक ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा फिजिक्स में नंबर देखा जाएगा कि फिजिक्स में किसका ज्यादा नंबर है। मान लीजिए मैथ वाला मैच कर गया तो फिजिक्स में देखा जाएगा फिजिक्स में किसका ज्यादा है। अगर मान लीजिए वो भी मैच कर गया तब देखा जाएगा केमिस्ट्री में किसका ज्यादा है। ये भी मान लीजिए मैच कर गया तब देखा जाएगा कि जो है कि कितना जो है वो क्वेश्चन मतलब कि प्रोपोर्शन में मतलब कितना रेशियो में जो है वो इनकरेक्ट जो है वो किया है। ठीक है, मतलब एक तरीके देखा जाए कि कितना जो है वो क्वेश्चन किया है और कितना गलत किया है उसका रेशियो निकाल कर जो देखा जाता है कि जो है मैथ में कि इनकरेक्ट और करेक्ट का रेशियो निकाल कर देखा जाता है कि जो है मतलब कि कम से कम ज्यादा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करे और कम से कम गलती हो, मैंने समझने का मतलब करने का मतलब ये है आपका। ठीक है, तो वहाँ पर रेशियो निकालता है इनकरेक्ट और करेक्ट का, और वहां पर देखा जाता है कि जिसका जो है वो मैंने इनकरेक्ट कम हो रहेगा, ठीक है ना, वो जो है ज्यादा मैंने बेनिफिट में रहता है। ठीक है, तो रेशियो निकाल कर देखा जाएगा इनकरेक्ट का और करेक्ट का, रेशियो जिसका जो है वो क्या होना चाहिए, रेशियो जिसका मैंने कम आना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो है आपको ज्यादा बढ़िया मैंने मिलेगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है लेस प्रोपोर्शन। ठीक है, मैथ का उसी तरीके से आपका जो है अच्छा ये ठीक है लेस प्रोपोर्शन इन ऑल सब्जेक्ट इन द टेस्ट फॉलोड बाय। हाँ ठीक है, यहाँ पर वही बात हो गया फिर से कि जो पहले मैथ का देखा जाएगा फिर फिजिक्स का देखा जाएगा फिर केमिस्ट्री का देखा जाएगा। ठीक है, अगर ये मैच ये भी मैच कर गया आपका, नहीं रेशियो मान लीजिए मैच कर गया आपका, तब जाकर देखा जाएगा उसका एज। अब एज में क्या देखा जाएगा, ओल्डर इन एज, जो जिसका एज जो है वो ज्यादा होगा उसका रैंक जो है वो ज्यादा दिया जाएगा। ये सब मैच करेगा तब। ठीक है, जिसका एज क्या होगा ज्यादा होगा उसको रैंक जो है वो ज्यादा दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, ये भी मैच करके मान लीजिए एज भी ज्यादा नहीं है मान लीजिए, तब क्या किया जाएगा, तब जो है एप्लीकेशन नंबर देखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसका जो है एप्लीकेशन नंबर कम रहेगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा। इससे मतलब क्या होता है कि कौन स्टूडेंट ने जो जल्दी फॉर्म को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट जो है मिल सकता है। अगर आप फॉर्म जल्दी अप्लाई करेंगे और टाई करेगा ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपका जो है वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है अगर आप पहले फॉर्म भर देंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कि जो अगर दो लोग का नंबर टाई कर जाता है तब जाके ये कंडीशन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये नहीं कहा हूँ कि जो है कि अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग अटेम्प्ट का जो है अलग अलग डेट का जो पेपर हुआ है उसके नंबर सेम सेम आ रहे हैं, उसके लिए रूल नहीं है ये। ठीक है, सेम डेट के सेम शिफ्ट, दो शिफ्ट होता है, सेम डेट के सेम शिफ्ट के बच्चे जो है अगर उसमें नंबर टाई करता है तब जाके ये रूल है। अच्छा, उसका क्या रूल है कि जो अलग डेट के बच्चे उनका नंबर इनका नंबर मैच कर जाए तो उसका अलग रूल है। ठीक है ना, वहां पर सबसे पहले नॉर्मलाइज किया जाता है, तो अलग तरीका है, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें हम लोग का, एज लिमिट। तो एज का कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक होता है। देखिए कंडीशन लिखा है, अगर जैसे 2024 था, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन पेपर दे सकता था, 2022 में जो 12th कंप्लीट किया था, या 2023 में या 2024 में जो मैंने 12th में था, ठीक है, वो दे सकते थे। अगर मान लीजिए 2025 की अगर बात की जाए, अभी 2025 आ गया तो क्या हो जाएगा ये वाला 2025, 2024 और ये कितना जाएगा 2023। मतलब 2023 में जो
2023 में जो पेपर 12th का दिया होगा या 2024 में दिया होगा या अभी 12th में होगा, वैसे ही लोग केवल पेपर दे पाएंगे। इसका मतलब 3 बार आप जो है जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है एज का। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और बात लिखा है, इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है कि अब जो है जेईई मेंस देने के लिए लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कॉलेज कोई अपना लिमिट लगाता है, जैसे हर कॉलेज का ना अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि इस हम अपने जो इतने एज के बच्चों को लेंगे नहीं लेंगे नहीं, तो जनरली ये नहीं होता है। लेकिन किसी कोई कॉलेज में अगर ये अप्लाई करता है तो वहाँ पर जो है आपको उसके एज लिमिट को मतलब कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एज लिमिट के बारे में। मेंस में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपको लगातार जो है 3 बार देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 12th में है तब 1 साल और ड्रॉप, 1 साल ड्रॉप और 1 साल और ड्रॉप, ठीक है ना। बस इतना ही कर सकते हैं आप जेईई मेंस के लिए, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो भी पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट जो है वो ऑफिशियल डेटा से लिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। क्या क्या लिखा है? करेक्ट आंसर के लिए जो 4 नंबर, इनकरेक्ट के लिए -1 नंबर, ठीक है। अनआंसर्ड के लिए 0 नंबर, ये भी ठीक है। इफ मोर देन 1 ऑप्शन, यहाँ से देखिए यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर एक से ज्यादा अगर ऑप्शन सही हो जाता है तो कभी कभी पेपर में क्या होता है कि जो गलती से ऐसा ऑप्शन हो जाता है कि जो है एक से अधिक जो है ऑप्शन सही हो गया, ऐसा कभी कभी पेपर में हो जाता है। जनरली नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मान लीजिए। तब क्या होगा, 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अब मान लीजिए 2 ऑप्शन सही हो गया उसमें या 3 ऑप्शन सही हो गया, तो कम से कम आप उसमें एक ऑप्शन आप सही किए हैं, अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को किए हैं और सही किए हैं। अभी नहीं कि गलत अटेम्प्ट कर दिया तब नहीं मिलेगा आपको। आप जो 3 ऑप्शन था या 2 ऑप्शन था उसमें से आप एक भी ऑप्शन अगर आप चूज किए होंगे तभी जाके आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं चूज किए होंगे या फिर आप गलत वाला ऑप्शन चूज किए होंगे तब आपको नंबर नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखिए बोला है कि अगर सभी करेक्ट जो है ऑप्शन सही हो गया तब क्या होगा कि जो है उन सभी स्टूडेंट को नंबर मिलेगा जो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि एक ही ऑप्शन फिल करना, 2 ऑप्शन तब फिल होता नहीं है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो एक ही ऑप्शन का, आप सोचेंगे 2 ऑप्शन पर टिप दें फिल हो जाए, 2 ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन पर होगा। तो वही बात है, करने का मतलब कि अगर जो ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट है तो अगर आप उसमें अटेम्प्ट किए हैं तभी जाकर आपको नंबर मिलेगा। अटेम्प्ट किया मतलब सही वाला अटेम्प्ट किए हैं, और जब चारों सही है तो कोई भी मारे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं मारे होंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, अब क्या करें, कोई भी ऑप्शन अगर सही नहीं है और क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, नहीं ऑप्शन ही कोई सही नहीं है, पहला केस क्या है, ऑप्शन ही कोई सही नहीं, मैचिंग कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक केस हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ही गलत है, 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो वैसे केस में जो है क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate। अब जो उस नंबर को जो है सभी को मिलेगा वो नंबर जो अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब क्वेश्चन गलत हो या जो है ऑप्शन ही गलत हो तब जाके आपको जो है वो नंबर मिलेगा, चाहे आप क्वेश्चन किए हैं चाहे क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, अगर ऐसा केस आएगा तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए क्या कंडीशन है देख लीजिए उसको भी। करेक्ट के लिए +4 जानते हैं हम लोग, इनकरेक्ट के लिए -1 हो गया, अनआंसर अटेम्प्ट नहीं के 0 नंबर। अब यहाँ पर देखा जाए क्या करें, इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन ड्रॉप्ड देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अब देखिए भाई इसमें क्या कर रहा है कि इफ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, ठीक है, या तो क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हो या क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिएगा, मैंने क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, इनकरेक्ट को हटाई जाएगा, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। देखिए कितना स्ट्रांग बात है ये वाला। अब वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो वो जो है उसी को नंबर मिलेगा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, ठीक है। अब ये रीजन मैंने जो भी हो सकता है आपका, मैंने ये जो क्वेश्चन का गलती में कि ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट गिवन इफ एनी इन द क्वेश्चन द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब क्या करें कि जैसे क्वेश्चन है ना, कई बार ये कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है, जैसे जी का वैल्यू है, ठीक है ना,
जी का वैल्यू आप 9.8 भी लेते हैं, आप 10 भी लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन में आपको डेटा देगा, जो कांस्टेंट का वैल्यू देगा, आप उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड अगर आपको पॉइंट में वैल्यू आता है तो उसका आप राउंडिंग करके जो है नियरेस्ट इंटीजर में आप जो है सॉल्व करिए, नियरेस्ट इंटीजर लाकर आप जो है आंसर को रिपोर्ट करिए। यही इसमें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो है जेईई मेंस के बारे में लगभग सारा चीज देख लिए, इसके बाद अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।